नमस्ते। वेलकम टू आयुर ज्योति। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के डिफरेंट बॉडी टाइप्स पर और किस बॉडी टाइप को क्या खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए कि वो अपनी बॉडी को बेस्ट मैनेज कर पाए। वेट लॉस के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए और अपने वेट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए डिफरेंट बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद में 3 दोष बोले गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष हर बॉडी में डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर वात की बात करें तो वात सबसे सिंपल टर्म्स में एयर को बोलते हैं। वात का टेम्परेचर ठंडा होता है और ये बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पित्त की, तो पित्त बेसिक टर्म्स में हीट है। इसका काम डाइजेशन एड करना है, बॉडी में वाइटैलिटी मेंटेन करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। वो सभी खाने जो कि नेचर में गर्म होते हैं और आपको गर्मी जिनसे लगती है वो पित्त स्पार्क करते हैं आपकी बॉडी में। अगर लास्ट में हम बात करें कफ की, तो कफ का काम बॉडी में म्यूकस बनाना है। सलाइवा, जितने भी आपके बॉडीली फ्लूइड्स हैं वो सब कफ के द्वारा रेगुलेट होते हैं। कफ बॉडी में स्लीप और रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जितने भी फूड आइटम्स हैं जो कि नेचर में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, वो सब कफ को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, जहाँ पर हमारा स्टमक एसिड उसे 2-3 घंटे ब्रेक डाउन करके फिर उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, जहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज जो बाइल जूसेस बनाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं और फर्दर डाइजेशन के लिए एड करते हैं। इसके आगे की भी प्रक्रिया है, वो समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। पर इतने स्टार्टिंग प्रोसेस में ही आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपका खाना किस तरीके से डाइजेस्ट होगा और कितना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा वो डिसाइड हो जाता है। वात बॉडी टाइप वालों के लिए उनका स्टमक एसिड जनरली कोल्ड होता है एज कम्पेयर टू पित्त। पित्त वालों का स्टमक एसिड गर्म होता है विच इज़ मोर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड। कफ वालों के लिए स्टमक एसिड नेचर में ठंडा होता है, उतना कोल्ड नहीं होता जितना वात होता है, पर यह स्लो मूविंग होता है और यहाँ पे भी डाइजेशन प्रोसेस में टाइम लगता है। सबसे पहले अगर हम वात को डिस्कस करें तो वात बॉडी टाइप वालों के लिए जब खाना उनके स्टमक में जाता है तो वहाँ पर डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो इंस्टेड ऑफ पचने की बजाय वहाँ पर गैस बनता है। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप गीली लकड़ी को जलाएं वो जल तो जाएगी, पर अगर आप उस पर कुछ पकाने की कोशिश करेंगे तो उससे धुआं ज़्यादा आएगा, वो जलेगा कम। इसी तरीके से जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा वात आपकी बॉडी में होता है, जितना आपका स्टमक एसिड ठंडा होता है, उतना ज़्यादा आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है और उतनी एक्स्ट्रा गैस बनती है। वात वालों के लिए जैसे ही वो खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को थोड़ा सा खाने के बाद ही ब्लोटेड फील होने लगता है, पेट फूलने लगता है, गैस बनती है। ये वात का टिपिकल सिम्टम है। इसके अलावा लिवर से जो जूसेस निकलते हैं वो जो डाइजेशन में फर्दर एड करते हैं वो भी मोस्टली इनके लिए ठंडे ही होते हैं, तो ये बॉडी में आपके गैस प्रोड्यूस करते हैं। वात, जब ये वात आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर ये आपके ब्रेन पे जाएगी तो एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें नींद आती है पर वो लेटते हैं तो कई देर तक सो नहीं पाते, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग एक वात का सिम्टम है। वात का एक टिपिकल नेचर ये भी है कि ये तेज़ चलते हैं हमेशा। आप जिनको भी आप अगर देखें कि वो चलने में नॉर्मल लोगों से तेज़ चलते हैं तो बॉडी में उनके डेफिनेटली वात ज़्यादा है, क्योंकि वात मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर क्योंकि ये कोल्ड इन नेचर होता है तो जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती जाती है ये आपकी एक्स्ट्रा मूवमेंट आपको स्टिफनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने लगती है। आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, स्वेलिंग, ये सारे वात के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जब ये बात आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाती है तो लोगों को कई बार यूरिन लगती है बट दे कांट क्लियर देयर ब्लैडर कम्प्लीटली, पूरी तरीके से उन्हें यूरिन नहीं होती। ये वात की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन एक वात का सिम्टम है। यूँ तो वात मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट क्योंकि वात ड्राई इन नेचर होता है तो जैसे जैसे आपका फ्लूइड्स आपकी बॉडी में ये सुखाता जाता है और आपके स्टूल पास होने के लिए यू नीड गुड मोबिलिटी एंड गुड वाटर इन द सिस्टम। तो वात जैसे जैसे आपका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सुखाता जाता है ये आपके लिए कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता जाता है। वात जब आपके स्किन टिश्यूज़ में जाता है तो ये आपकी स्किन में ड्राइनेस क्रिएट करता है। जब आपने देखा होगा कि वाइटनेस या फिर स्किन क्रैक होना, ये सब वात की निशानी है। जब ये बहुत एक्स्ट्रा होने लगता है तो कई बार स्किन फट के ब्लड भी आने लगता है। तो स्कैल्प में एचिंग होना, ड्राइनेस होना, उस स्कैल्प से वाइटनेस निकलना जिसको कि क्रस्टिया लैक्टिया बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम वात के थ्रू ही होते हैं।
इसके अलावा आप एक्सटर्नल आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉइस्चराइज़र या सैलिसिलिक एसिड, कई लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा, पर वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, उससे आपका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके गट से ओरिजिनेट होती है और इसको आपको लॉन्ग टर्म में सॉल्व करने के लिए यहाँ इस गट से ही आपको इसका रिलीफ मिलेगा। बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन, स्वेलिंग, ये सारे वात के सिम्टम्स हैं। जब वात आपके हार्ट या चेस्ट रीजन में अटकता है तो कई बार ये आपने लोगों को देखा होगा, बार बार छींक आती है या हिचकी, आपके डायफ्राम मसल में जब आपको गैस परेशान करती है तो आपको हिचकी आना स्टार्ट होती है। ये सब टिपिकल वात के सिम्टम्स हैं। वात बॉडी टाइप वालों को आप कितना भी न्यूट्रिशियस फूड खिलाएं, इनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। स्टमक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स और रिच फूड न्यूट्रिशन में आप उसको खिला रहे हैं वो डाइजेस्ट कर पाए। वो मोस्टली ऐसा आपके पेट में सड़ता रहता है और इसीलिए वात का एक टिपिकल सिम्टम IBS है, इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, कि अगर आपने कोई गैस्ट्रिक मेजर के लिए कोई गैस की दवा खा ली तो कई बार इन्हें उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और अगर आपने लैक्सेटिव ले लिया तो डायरिया हो जाता है, क्योंकि बॉडी आपका एयर मैनेज नहीं कर पा रही है और उसे हर तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। इसलिए इस बॉडी टाइप को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। वात वाले मोस्टली इनको आप देखेंगे बॉडी हमेशा पतली रहती है, ये कितना भी न्यूट्रिशियस खाना खाएं, कितनी भी अच्छी चीज़ें खाएं, पर इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनका स्टमक एसिड इतना कमज़ोर होता है कि मोस्टली खाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अनडाइजेस्टेड जाता है और वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से नहीं निकाल पाता। इवन सप्लीमेंट्स भी अगर आप इन्हें देंगे तो उसका भी इन पर इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी आपके गट पर ही डिपेंड करते हैं कि वो कितना एसिमुलेट कर रहे हैं। वात को मैनेज करने का बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप योगा करें। यूँ तो कार्डियो करना भी एक अच्छा तरीका है। आप कार्डियो या वॉकिंग करते हैं तो उससे आपका बॉडी गर्म होती है, विच प्रमोट्स पित्त, और जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया कि पित्त इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, आपका डाइजेशन पित्त से ही रेगुलेट होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बॉडी में वात एक्स्ट्रा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप थोड़ी देर में चल के टायर्ड फील करने लगेंगे और आपको टायर्डनेस बहुत ईजी आएगी, जो अगेन बॉडी में एक्स्ट्रा वात बढ़ाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए बेस्ट ये है कि आप योगा करें। और इंडिया में जो लोग रहते हैं स्पेशली गर्म एरियाज़ में, उनके लिए रनिंग या वॉकिंग एज अ एक्सरसाइज उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू योगा, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर्स 40-45 डिग्री तक जाते हैं, आपका हार्ट ऑलरेडी एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है टू रेगुलेट द टेम्परेचर, और बॉडी के ऑर्गन्स ऑलरेडी काफ़ी गर्म होते हैं। अगर आप एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा करते हैं तो बॉडी के ऑर्गन्स को और ज़्यादा हीटअप करता है, जो कि यंग एज में तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके ऑर्गन्स की कैपेसिटी है डाउन करता जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग विंटर्स इट इज़ फाइन कि आप सर्दियों के सीज़न में आप कार्डियो, दौड़ना या वॉकिंग करें, बट अगर आप रेनी सीज़न या समर सीज़न में इट इज़ बेस्ट कि आप योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि वात एसेंशियली एयर है, तो आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वात बेस्ट मैनेज होता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी उतना हीट नहीं करता, उनको कूल बना के रखता है और आपके बॉडी को बेस्ट मैनेज करता है। इसके अलावा वात का एक टिपिकल सिम्टम ये होता है कि वात वालों के हाथ पैर बहुत ईजिली ठंडे होते हैं, ना ये एक्सट्रीम टेम्परेचर बेयर नहीं कर पाते, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि वात एसेंशियली कोल्ड इन नेचर होता है, तो जैसे ही थोड़ी सी भी ठंडी लगती है इनका, अगर स्पेशली वात आपके चेस्ट रीजन में ज़्यादा है, आपके हार्ट पे ज़्यादा है, तो हाथ पैर आपके बहुत इजीली ठंडे हो जाएंगे और काफ़ी देर लगती है इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वापस लाने में। इवन ड्यूरिंग समर्स आप अगर ये सोचेंगे कि अगर बॉडी ठंडी है तो इट इज़ गुड कि जितना आपको एक्सपोजर मिले समर का तो उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आपकी बॉडी गर्म हो पाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादा हीट भी नहीं बेयर कर पाते क्योंकि इनको आदत नहीं होती इनके बॉडी टेम्परेचर को इतना ज़्यादा हाई जाने की, और ये इजीली नौजिया फील करने लगते हैं कि इन्हें उल्टी सी लगने लगेगी, या खाना क्योंकि ऑलरेडी सड़ रहा होता है जो कि पेट में, मोस्टली खाना डाइजेस्ट नहीं होता इन लोगों को, तो वो बॉडी से या तो वॉमिट के थ्रू बाहर आने लगता है। इसलिए बेस्ट ये रहता है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर में ही रहें और योगा रेगुलर करें, और बेस्ट ये है कि योगा एटलीस्ट हाफ एन आवर ज़रूर करें डेली। इसके अलावा हर मील के बाद वज्रासन करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मील के बाद पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लगता है कि हाँ विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी, पर एक्चुअली में वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आप पैदल चलते हैं
तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जाना शुरू होता है और आप फील करेंगे कि अगर आप तेज़ चल रहे हैं तो आप अपने हाथ और पैरों में थ्रॉबिंग भी फील करेंगे। बट एक्चुअली में डाइजेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए होता है अपने इंटेस्टाइन्स के पास। इसीलिए वज्रासन जब आप करते हैं तो आपका ब्लड सप्लाई आपके पैरों में नहीं जाता है और वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होता है, जो कि डाइजेशन को बेटर एड करता है। खाने की अगर बात करें तो वो हर खाना जो कि बॉडी में थकावट और गैस प्रोड्यूस करता है वो वात के अंडर आता है। जैसे छोले, राजमा, चाय, जो ये एसिडिटी जितनी, सॉरी नॉट एसिडिटी, जो गैस एक्स्ट्रा बनाते हैं आपकी बॉडी में, वो सारी वात की कैटेगरी में आते हैं। और जिसका जिस हिसाब का बॉडी टाइप होता है वो उसी हिसाब का खाना ज़्यादा क्रेव करता है। वात वाले हमेशा ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करेंगे, बासी चीज़ें खाना पसंद करेंगे। जितना भी रेफ्रिजरेटेड आइटम है, कैंड फूड है या पैकेज्ड आइटम आता है, ये सब वात के बॉडी में प्रमोट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है खाना हमेशा गर्म और फ्रेश खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बासी खाना खा रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी वात एक्स्ट्रा आ गई और वो आपकी बॉडी में गैस प्रोड्यूस करेगा एक्स्ट्रा। वात का एक बहुत टिपिकल सिम्टम ये है कि इन्हें खाना खाने के बाद थकावट लगने लगती है, लेजीनेस आती है, लेटने का मन करेगा, पर इन्हें नींद नहीं आएगी फिर भी। वात को मैनेज करने के लिए इन्हें खाने के साथ अजवाइन ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अजवाइन आयुर्वेद में वात नाशक कही गई है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपके स्टमक एसिड को गर्म करती है, विच इज़ वेरी गुड टू प्रमोट डाइजेशन। इसके साथ साथ वात जब बॉडी में एक्स्ट्रा बनती है तो आपको फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि आप जितना भी हैवी आइटम या आप एक्स्ट्रा कार्ब्स या न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपको कॉन्स्टिपेशन ही क्रिएट करेगा, क्योंकि ये स्टमक में ही काफ़ी ज़्यादा देर पड़ा रहता है आप पे खाना। जितना आप फाइबर रिच फूड खाएंगे वो स्टमक से उतना ईजिली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जितना आप कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे, जितना फैट्स आप खाएंगे, वो स्टमक में उतनी देर पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं, अनडाइजेस्टेड आपके ट्रैक्ट से निकलेगा और आपको बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साथ में वात वालों को नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक का काम बॉडी में वाटर रिटेन करना होता है। जब भी किसी को डायरिया हो जाता है तो सबसे पहले उसे इलेक्ट्रॉल दिया जाता है या नमक पानी का घोल दिया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी से जब वाटर एक्स्ट्रा निकल जाता है तो नमक का काम है आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करना, और बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर रहेगा तो ऑलरेडी आपकी बॉडी हार्ट पे लोड एक्स्ट्रा आता है टू कीप द बॉडी वार्म, और साथ ही साथ आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो इसीलिए नमक कम खाना चाहिए और उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। साउथ इंडिया में जनरली आप देखेंगे कि हर हाउस होल्ड में उड़द की दाल ज़रूर खाई जाती है, बट नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे उड़द की दाल का यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे गर्मी इस हिसाब की होती है कि वहाँ का 40 डिग्रीज़ और नॉर्थ इंडिया का 40 डिग्रीज़ काफ़ी डिफरेंस है, कि वहाँ के 40 डिग्रीज़ में आपको पसीना बहुत एक्स्ट्रा आएगा और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड बहुत जल्दी फील करेगी। इसीलिए वहाँ पे उड़द दाल ज़्यादा खाई जाती है टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, कि आप डिहाइड्रेटेड ईजिली ना हो। इसीलिए हमारे अक्रॉस इंडिया डाइट काफ़ी अलग है। इसीलिए जो वाटर नियरिंग स्टेट्स हैं जो कि वाटर बॉडी के क्लोज है, वहाँ पे मछली ज़रूर खाई जाती है, क्योंकि सॉल्ट वाटर पुराने टाइम में वहाँ पे आरओ नहीं थे, तो सॉल्ट वाटर आपके जितना आप एक्स्ट्रा नमक खाएंगे वो आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड डालता है। और मछली ओमेगा 3 में काफ़ी रिच होती है, जो कि आपके हार्ट को मजबूत करती है। इसीलिए जितने भी वाटर बॉडी के करीब आपको शहर दिखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा से हिस्ट्री में फ़िशेज़ ज़रूर खाई जाती हैं। और जितना आप नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उड़द दाल, नमक यहाँ पे उतना नहीं खाया जाता है एज़ कम्पेयर टू साउथ या फिर जो भी आपके वाटर नियरिंग स्टेट्स हैं। वात विद एज आपकी बॉडी पे बढ़ता जाता है। 12 साल की उम्र तक ह्यूमन बॉडी में कफ ज़्यादा होता है, तभी आप देखेंगे कि बच्चे सोते ज़्यादा हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप और रेस्ट। फिर आफ्टर टीनेज, जैसे जैसे आप टीनेज बढ़ती जाती है और आप प्यूबर्टी कंप्लीट करके आप फुल्ली अडल्ट होते हैं, तब आपकी बॉडी में पित्त सबसे एक्स्ट्रा होता है, एंड आफ्टर 36 आपकी बॉडी वात डोमिनेंट होती जाती है। वात एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए जिसकी बॉडी में वात स्टार्टिंग से ही ज़्यादा होता है ये अपनी उम्र से एक्स्ट्रा बड़े लगने लगते हैं। मतलब अगर कोई 25 का है तो हो सकता है वो ऑलरेडी 30 का दिखने लगे। आपको वात बॉडी टाइप को गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। गुड़ डाइजेशन में एड करता है, क्योंकि गुड़ बॉडी में पित्त को बढ़ाता है, तो इससे वात कम होता है। और जैसा कि मैंने बताया, हर बॉडी में तीनों दोष प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में।
तो जैसे जैसे वात कम होगा ऑटोमेटिक आपका पित्त बढ़ेगा। अगर पित्त बढ़ेगा तो आपका डाइजेशन अपने आप बेटर होगा। इसके साथ साथ आपको डेली 15 मिनट एटलीस्ट सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट आपके डाइजेशन में एड करती है, हेल्प करती है। इसीलिए बारिश के सीज़न में स्पेशली हर किसी का डाइजेशन डाउन होता है, क्योंकि बारिश का सीज़न बॉडी में वात प्रमोट करता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप एक गीली लकड़ी जलाने की कोशिश करें तो वो जलेगी तो, पर वो धुआं एक्स्ट्रा करेगी, और अगर आप उस पर कुछ रख के पकाएंगे तो उससे भी काफ़ी एक्स्ट्रा धुआं निकलेगा। तो सेम बारिश के सीज़न में होता है, धूप निकलती है, पानी गिरता है, मौसम ठंडा होता है, गर्म होता है, पूरी तरीके से उमस बढ़ती है। सेम आपके पेट में होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बारिश के सीज़न में लोग बहुत ईजिली पेट के प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के सीज़न में बाहर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में कंटामिनेशन भी बहुत ईजिली होता है, बैक्टीरिया बहुत ईजिली पनपते हैं, और आपको पेट में आपका डाइजेशन स्लो होता जाता है बारिश के सीज़न में। इसीलिए आपको फाइबर रिच फूड बारिश के सीज़न में ज़रूर खाना चाहिए। सावन के महीने में इसीलिए कहा भी जाता है कि आप जितना सिंपल फूड खाएं, नॉनवेज ना खाएं, जितना आप सात्विक खाना खाएंगे उतना आपका डाइजेशन बेटर रहेगा। उसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बोल दिया गया है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है उसकी, पर उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर आप ये चीज़ ऐसे करेंगे तो आपकी बॉडी बेटर मैनेज हो पाएगी। इसीलिए डाइजेशन का सूर्य से एक डायरेक्ट रिलेशन है। तभी जैन धर्म में बोला भी जाता है कि आपको सूर्यास्त के पहले ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है, जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो बिफोर सनसेट बेस्ट काम करते हैं। जितना ज़्यादा पीक आवर्स में दिन के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करते हैं। इसलिए 12 से 1 के बीच आपको लंच कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सन अपनी पीक पोजीशन पर होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है आपका डाइजेशन स्लो होता जाता है। इसीलिए वात बॉडी टाइप वालों को डेली सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, कि वो जितना सन में जाएंगे उनका वात उतना कमज़ोर होगा और उनका पित्त उतना ज़्यादा स्पार्क होगा। बट ये मॉर्निंग में 12 बजे से पहले आप करेंगे तो बेस्ट है। जितना आप इसे लेट करते जाएंगे उतना ये, क्योंकि बाद में जब सन वेस्ट होराइजन में जाता है तब वो उतना पित्त आपकी बॉडी में स्पार्क नहीं करता। इसीलिए जैसे डे प्रोग्रेस करता जाता है आपको मील के पोर्शंस छोटे करते जाने चाहिए। वात वालों को बहुत हैवी पोर्शंस नहीं खाने चाहिए, और फाइबर रिच फूड हमेशा खाना चाहिए ताकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ईजिली निकल सके और डाइजेशन हो पाए। इसके साथ साथ अगर सप्लीमेंट की बात करें तो वात बॉडी टाइप वालों को या तो विटामिन डी या फिर मैग्नीशियम, दो में से कोई एक चीज़ हमेशा बॉडी में कम निकलेगी। आप विटामिन डी टेस्ट करा लें, वो मोस्टली कम ही निकलेगा। अगर विटामिन डी कम नहीं है तो आप आँख बंद करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करें, आपकी बॉडी में गैस बनना कम होगा। मैग्नीशियम गर्म होता है नेचर में और पेन में बहुत हेल्प करता है स्पेशली। तो जिनको भी स्वेलिंग है या पेन है किसी भी तरीके का, या जिन्हें नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में। विटामिन डी भी रेगुलर लेना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। पर विटामिन डी क्योंकि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ये बॉडी में स्टोर होता है, तो आपको इसका इंटेक मॉडरेशन में करना चाहिए, साथ में खाने के साथ खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन के जब जूसेस सिक्रेट होते हैं तो उसमें बेस्ट एसिमुलेट होता है। अगर कई लोग विटामिन डी सैशे में लेते हैं, पानी में अगर आप उसे मिला के लेंगे तो मोस्टली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, स्टमक से होके निकल जाता है तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। इसीलिए इसे खाने के साथ या दूध के साथ लेना बेस्ट होता है। साथ ही साथ वात वालों को मोस्टली गर्म खाना खाना चाहिए, एसी में कम रहना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग अगेन अगर आप रूम का आपका टेम्परेचर ठंडा करता है, रूम का मॉइस्चर ख़त्म करता जाता है। तो कई बारी जो वात बॉडी टाइप वाले हैं या इवन जो पित्त बॉडी टाइप वाले भी हैं, आप जब अगर सारी रात एसी से सुबह सो के उठने की कोशिश करेंगे तो आपको बॉडी में स्टिफनेस और दर्द हमेशा फील होगा। और अगर आपकी बॉडी में वात बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है तो आपके हो सकता है काव्स में पेन हो, क्योंकि काव मसल हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे लेग से खून वापस हार्ट तक ले जाने के लिए, और क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो इन पर ऑलरेडी बहुत लोड होता है। तो रात में एक्स्ट्रा वात की वजह से सुबह आपके पैरों में दर्द और कमर में दर्द बहुत ईजिली हो सकता है। इसीलिए एयर कंडीशनिंग का भी इन्हें यूज़ कम करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B12 ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 बहुत वाइटल है हमारे DNA सिंथेसिस के लिए, और क्योंकि पुअर डाइजेशन की वजह से विटामिन B12 जनरली कम निकलता है, और यूजुअली विटामिन B12 हर बॉडी में ही कम निकलता है, क्योंकि विटामिन B12 आप जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे, जितना ज़्यादा रिफाइंड शुगर खाते हैं, उसके वैसे भी डैमेज बॉडी में होना बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इसीलिए आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। और विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो यानी कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। अगर आप सप्लीमेंट खाएंगे तो जितना बॉडी इसे अपने डाइजेशन के थ्रू एसिमिलेट कर पाती है, यूज़ करती है, बाकी ये तुरंत यूरिन या स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसीलिए एंड क्योंकि वात बॉडी टाइप वालों के लिए डाइजेशन एक प्रॉब्लम है, तो बेस्ट यही रहता है कि ये विटामिन B12 के लिए इंजेक्शन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ ओरल सप्लीमेंट्स, ताकि बेटर यूज़ हो पाए विटामिन B12 का। और ये नर्व हेल्थ में भी काफ़ी हेल्प करता है विटामिन B12। ओवरऑल बॉडी में, हेयर्स में, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन B12। योगासन की अगर बात करें तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कपालभाति, यूँ तो कपालभाति कफनाशक होता है, बट बॉडी से आलस भगाने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इसके अलावा वज्रासन मील्स के बाद वक्रासन, मंडूकासन, ताकि आपके लिवर और पैंक्रियाज अच्छी तरीके से जूसेस सिक्रेट करें। सरल वक्रासन, अगर आपको बॉडी बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन है या लेग्स में पेन रहता है, और क्योंकि ये ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। शीर्षासन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ताड़ासन और जितने भी योगा बैलेंसिंग पोजेज हैं वो आप कर सकते हैं। बट ये कुछ प्राइमरी ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा। अगर पित्त की बात करें तो पित्त, जैसा स्टार्टिंग में बताया गया कि पित्त का काम बॉडी में डाइजेशन को करना है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और बॉडी में वाइटैलिटी को मेंटेन करना है। तो जिनकी भी बॉडी में पित्त हाई होता है, इनकी बॉडी आपको बैलेंस्ड मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा मोटे होंगे ना बहुत ज़्यादा पतले होंगे, बॉडी एक्टिव रहती है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स खाना भी ये इजीली पचा लेते हैं। जितना ज़्यादा पित्त होगा उतना ज़्यादा आप हैवी मील्स आप इजीली पचा लेंगे, ट्रांस फैट भी आप इजीली पचा लेंगे, डाइजेशन बहुत फास्ट होता है। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगने लगती है। हर 1.5 से 2 घंटे में इन्हें भूख लगने लगेगी, चाहे जितना भी खाना खा लें, हर दूसरे या तीसरे घंटे इन्हें कुछ खाने को चाहिए। और अगर ये काफ़ी ज़्यादा है तो क्योंकि स्टमक एसिड जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये अंदर स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को ही हार्म करने लगता है, जिस वजह से स्टमक में अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। और जब ये एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करने लगता है तो एसिडिटी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हाई पित्त की बात करें कि हाई पित्त से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो आपको सिस्ट, बॉडी में सिस्ट होने का प्रॉब्लम, दाने निकलना, फोड़े होना, ये सारे पित्त के प्रॉब्लम्स हैं। गुस्सा ज़्यादा आना, जब ये ब्रेन में एक्स्ट्रा पित्त होता है तो गुस्सा ज़्यादा आना, थोड़ा सा आँखों में जलन एक्स्ट्रा होने लगना, या फिर ये सारे प्रॉब्लम आपको बॉडी में पित्त देगा। यूरिनरी प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो यूरिन में जलन होना, स्टूल्स में आपको जलन होना, ये सारे प्रॉब्लम पित्त की वजह से होते हैं। इसीलिए इसका भी मॉडरेशन में होना बहुत ज़रूरी है। बट हाई पित्त और पित्त कमज़ोर जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लगभग सिमिलर से प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। सिस्ट नहीं होते जब पित्त कम होता है। पित्त कम होने की कंडीशन को हम मंद अग्नि बोलते हैं, और हाई पित्त को हम तीक्ष्ण अग्नि बोलते हैं। तो अग्नि लूजली फायर को बोलते हैं हिंदी में, एंड तीक्ष्ण इज़ अगेन स्ट्रॉन्ग, मंद इज़ वीक। तो जब मंद अग्नि होती है तो भी आपको एसिडिटी दिखेगी, क्योंकि मंद, अगर अग्नि मंद है तो या तो उसे वात रिप्लेस करेगा या तो कफ रिप्लेस करेगा। अगर तो कफ रिप्लेस कर रहा है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वात रिप्लेस कर रहा है तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं। और क्योंकि अब आपको वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, और आपको नीचे की तरफ, स्टमक से ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और स्टमक से नीचे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग पित्त वालों को अगर पूरी 1 मिर्च खाने के बाद अगर एसिडिटी होगी, तो वीक पित्त वालों को हो सकता है कि 2 या 3 बाइट मिर्च खाने के बाद ही वो एसिडिटी क्रिएट करने लगे। इसीलिए ये डिफरेंस है। और एक बहुत विजिबल डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग पित्त वालों की स्किन में आपको एक ग्लो दिखेगा, फेस पे हमेशा एक ग्लो दिखेगा, भले क्यों ना पिंपल्स हो, एक्ने हो, बट आपको वो दूसरे इम्बैलेंसेस भी होते हैं उसमें, बट आपको स्किन पे हमेशा एक ग्लो दिखेगा। एज अगेंस्ट टू वीक अग्नि या मंद अग्नि वालों को स्किन आपको हमेशा उनकी डल सी दिखेगी, और एक्ने का प्रॉब्लम दिखेगा, बट क्योंकि वो डाइजेशन नहीं हो रहा है इस वजह से यूरिन में जलन होगी। थोड़ा सा ही खाने में हो सकता है उन्हें तीखा खाने में वो चीज़ होने लगे, एज़ कम्पेयर टू फास्ट डाइजेशन वालों को या फिर तीक्ष्ण अग्नि वालों को।
पित्त को ट्रीट करना सिंपल होता है और पित्त बॉडी वालों की रिकवरी भी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि पित्त इम्यूनिटी भी बनाता है आपकी बॉडी में। तो आप इन्हें अगर किसी भी बीमारी की दवाई देंगे तो ये काफ़ी जल्दी हील होते हैं। इंस्टेड वात वाले सबसे ज़्यादा स्लो हील होते हैं, क्योंकि वात बॉडी में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप दवाई भी कोई खा रहे हैं तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही जाती है, उसके बाद ही वो कुछ करती है। इसीलिए जब भी कभी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा दी जाती है जिससे कि गैस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए गैस का टैबलेट सबसे पहले साथ में दिया जाता है, ताकि अगर गैस बनेगी तो आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो कर देगी। पित्त वालों के लिए ये बेस्ट है कि हाँ, वो सबसे इजीली रिकवर कर सकते हैं। और पित्त और कफ दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर आपका पित्त बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई है या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद आपको एसिडिटी भी इजीली होती है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप कफ वाले खाने लगें, तो आपका पित्त बॉडी में कमज़ोर होता जाएगा। पित्त बॉडी वाले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इनमें बॉडी में एनर्जी बहुत रहती है, ये सारा दिन काम कर सकते हैं, ये इनके लिए काफ़ी ईजी होता है। फीवर एक पित्त का सिम्टम है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से आपको फीवर फील होता है, तो ये पित्त की बीमारी है, क्योंकि पित्त टेम्परेचर कंट्रोल करता है और हीट है। बट अभी आप देखेंगे कि अग्नि जिनकी मंद होती है उनको बहुत इजीली फीवर आता है, और जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है उनको इजीली फीवर तो नहीं आता। बट दोनों में एक सिमिलर चीज़ है कि फीवर में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मंद अग्नि से है या तेज अग्नि से है। और बट प्रॉब्लम ये है कि मंद अग्नि वालों को, क्योंकि खाना सड़ रहा होता है, बॉडी में हीट नहीं होती है, तो बॉडी हीट अप करती है अपने आप को, ताकि ईजिली वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। इसीलिए मंद अग्नि वालों को आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में भी कई बार आपको ईजिली कई बार फीवरिश सा लगने लगता है, आंखें जलती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर लो है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं कई बार। मंद अग्नि गुड डाइजेशन फायर वालों को बीमारियां कम होती हैं, ये इम्यूनिटी वाइज स्ट्रांग होते हैं और ये मोस्टली हर चीज़ डाइजेस्ट कर पाते हैं। बेस्ट इनके लिए ये रहता है कि अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न है, तो आप बेस्ट ये है कि आप सौंफ लें। सौंफ पित्तनाशक होती है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पित्त ख़त्म करती है। या फिर आप कफ वर्धक चीज़ें लें, आप मीठा भी खा लेंगे तो भी, क्योंकि मीठा बॉडी में कफ बढ़ाता है, तो ये आपके लिए पित्तनाशक हो जाएगा। या फिर ठंडा दूध कई बार लोग लेते हैं, क्योंकि दूध एक कफ बढ़ाने वाली चीज़ है, तो ये पित्त को शमन करता है। बट जिनको अग्नि मंद है या जिनको कमज़ोर डाइजेशन है, उनको आप एसिडिटी में आप दूध नहीं दे सकते। अगर आप उन्हें दूध देंगे तो उनकी एसिडिटी तो शांत हो जाएगी, बट बॉडी में फिर उन्हें गैस बनने लगेगी, जिससे पेट में दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, ब्लोटेड वो फील करने लगेंगे। इसीलिए ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई पित्त और लो पित्त वालों को प्रॉब्लम लगभग सिमिलर से होते हैं नॉर्मल पैरेलेंस में। एक्सट्रीम की मैं बात नहीं कर रहा कि जब एक्सट्रीम सिचुएशन में उन्हें कोई बीमारी हो, बट हाँ, उन्हें जब भी ये प्रॉब्लम्स होंगे तो वहाँ पे आपको हाई पित्त वालों को आप कफ का यूज़ कर सकते हैं, बट लो पित्त वालों को आपको सौंफ का ही यूज़ करना है, ताकि पित्त का शमन हो और उनकी बॉडी और डाइजेशन में उनको रिलीफ रहे। बॉडी में हाई पित्त होने पे आप टेम्परेचर्स इजीली आप बेयर कर लेते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम ठंडी हो चाहे वो एक्सट्रीम गर्मी हो, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस होती है। हाँ, गर्मी में आपको गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगेगी, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, बट ये उतने इजीली बीमार नहीं पड़ेंगे। खाने में अगर बात करें तो आप लगभग हर चीज़ खा सकते हैं, आपके लिए डाइजेशन ईजी है, बट आपको भूखा नहीं रहना चाहिए और हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। साथ में अगर आपको पित्त बहुत ज़्यादा हाई है, आपको स्टमक अल्सर्स का इशू है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर कई बार वीक हार्ट से भी होता है, जो कि वात का भी एक सिम्टम है। बट आपको अगेन आप स्किन देख के समझ जाएंगे कि हाँ, ये वात का प्रॉब्लम है या पित्त का प्रॉब्लम है। तो अगर ये पित्त का प्रॉब्लम है, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो है और हाई ब्लड प्रेशर है, गुस्सा आने पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है ईजिली और काफ़ी ज़्यादा ईजिली एग्रेवेट होते हैं आप, तो आपको मीठा ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ पित्त वर्धक होता है, बॉडी में पित्त बढ़ाता है। आप फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स को आप पानी में सोख करके खाएं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में लोग कई बार आम पानी में डाल के खाते हैं, क्योंकि आम बॉडी में गर्मी बढ़ाता है, इसीलिए कई बार लोगों को दाने काफ़ी इजीली निकलते हैं आम से।
इसलिए उसे पानी में डाल के खाएं। और इसके साथ साथ सौंफ ज़रूर खाएं। आप एक्सरसाइज में बेस्ट ये रहेगा कि आप भी योगा ही करें, बट अगेन आपके लिए योगा डिफरेंट है। योगा में आपको वज्रासन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनुलोम विलोम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सीज़न के हिसाब से आप सूर्य बेदी या चंद्र बेदी प्राणायाम कर सकते हैं। बॉडी बैलेंसिंग पॉस्चर्स जिन्हें कि हम आसन बोलते हैं, धनुरासन, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा करें। आपकी बॉडी इससे बैलेंस में जाएगी कि आपको मॉडरेशन जितना ज़्यादा होगा आप बॉडी उतना ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाएंगे। वेट इश्यूज़ ऐसे लोगों को नहीं होता है। सप्लीमेंट लेने की वैसे तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर बॉडी में कोई स्पेसिफिक इशू है तो हाँ, ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। और बॉडी में सप्लीमेंट ईजिली डाइजेस्ट भी होता है, वो प्रॉपर उसका यूज़ भी कर पाते हैं उस सप्लीमेंट का। साथ ही साथ अगर आपको बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो दिन में सोना एक बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे पित्त का शमन होता है और आपकी बॉडी बैलेंस होती है। लास्ट में अगर हम बात करें, लास्ट बॉडी टाइप कफ वालों की होती है। और कफ बॉडी टाइप वाले आपको मोस्टली आपको दिखेंगे ये हैवी वेट होते हैं और इन्हें नींद ज़्यादा आती है, आलस होता है बॉडी में। अगर मैं वात वालों की बात करूं तो अगर आप इन्हें कोई काम देंगे तो ये चिंता में आएंगे कि कैसे काम करना है। पित्त वाले रैश डिसीजन लेंगे कि अभी करना है, और कफ का ये होता है कि ठीक है कल कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है इनके माइंडसेट में। कफ बॉडी टाइप वाले बल्की बॉडी होती है, स्लो मूविंग होते हैं, आराम करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, मीठा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप देखेंगे कि सुबह अगर ये उठेंगे तो इन्हें सलाइवा या फिर म्यूकस बॉडी से काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं सब कफ पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे आपके रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स हों, आपके साइनोवियल फ्लूइड्स हों, ये सारे कफ के अंडर हैं। तो जब भी कफ ओवर होता है इनमें से किसी में तो इनके प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे कि ईज़िली जुकाम हो जाना, या फिर अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बात करें तो ल्यूकोरिया होना, स्पर्मेटोरिया होना, स्टूल्स में म्यूकस आना, या फिर डिस्चार्ज आना, कान से डिस्चार्ज आना। कई बारी लोगों को कान के पीछे से अजीब सी स्मेल आती है। नाक पे ऑयल आना सबसे ज़्यादा टिपिकल सिम्टम है। आपके टी जोन पे अगर ऑयल आता है तो आपका लिवर कफ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, आपको इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। वात वालों को क्रस्टिया लैक्टिया होता है तो इनके स्किन पर ड्राइनेस होती है। कफ वाले में आपको ऑयलीनेस मिलेगी। अगर आप अपनी स्कैल्प पिच करेंगे तो उससे आपको दिखेगा वाइटनेस है, बट अगर उसमें भी एक ऑयलीनेस होगी तो ये वात और कफ दोनों मिक्स होने की निशानी है। और ये वात और कफ अगर आप धीमे धीमे इग्नोर करते हैं तो ये डाइजेशन में आपको लेटर स्टेजेस में परेशान करता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस देता है, या फिर जिस भी बॉडी पार्ट में जाएगा। क्योंकि इन वात, पित्त और कफ के 5 प्रकार होते हैं, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, बट इनके इम्बैलेंसेस से ही प्रॉब्लम्स आएंगे आपको बॉडी में। इसलिए कफ का मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बॉडी में कफ ज़्यादा है तो आपको मीठा कम खाना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। बटर, घी, तेल, ये जितना ज़्यादा आप खाएंगे ये बॉडी में कफ बढ़ाता है। इसीलिए पित्त वालों को इन्हें ज़्यादा खाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको देसी गाय का घी मिल जाए जो कि ट्रांस फैट पे काफ़ी ज़्यादा लो होता है। अगर आप भैंस का घी खा रहे हैं विच इज़ हायर ऑन ट्रांस फैट विच इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, पित्त वाले उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं बट इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। इसीलिए बेस्ट ये है कि आप अगर गाय का घी खाएं पित्त वालों के लिए। और कफ वालों के लिए आप जितना कम घी, तेल, बटर, स्वीट्स इनका आप जितना कम सेवन करें उतना बेस्ट है। बट क्योंकि आपका नेचुरली आप स्वीट टूथ होंगे तो आप देखेंगे कि इन लोग को नेचुरली इस चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होगी। तो इसका क्योंकि आप अपने बॉडी टाइप से पूरी तरीके से नहीं हट सकते हैं तो बेस्ट ये है कि आप इसे दिन में खाएं, 12 बजे के आसपास खाएं जब आपकी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होती है। मील्स में पहले आप मीठा खाएं, क्योंकि जो आप सबसे पहले खाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस सबसे ज़्यादा उस पर एक्ट करते हैं। जिस पोर्शन में आप अगर मीठा खा रहे हैं या बटर खा रहे हैं तो उसकी सर्विंग थोड़ी सी कम खाएं। साथ में शहद ज़रूर खाएं। मॉर्निंग में शहद मस्ट है, रात में भी शहद खाना इनके लिए मस्ट है, क्योंकि शहद आयुर्वेद में कफनाशक होता है। अगर आप देखेंगे कि ज़ुकाम में कई बार आपने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, हनी टस आती है जैसे इन्फ्यूज़ विद हनी, या फिर कई लोग सलाह देते हैं वेट लॉस के लिए कि सुबह गुनगुने पानी में शहद लीजिए।
क्योंकि शहद कफनाशक होता है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा कफ हटाता है। और क्योंकि पित्त और शहद एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, तो आप गुड़ ज़रूर खाएं। ये पित्त स्पार्क करेगा आपकी बॉडी में, कफ को डाउन करेगा, तो आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अगेन क्योंकि आप मीठा ऑलरेडी बटर ज़्यादा खा रहे होंगे, तो B12 आपकी बॉडी में कम निकलेगा। जिंक ज़रूर खाएं, जिंक इज़ वेरी एसेंशियल आपके लिए। विटामिन D, मैग्नीशियम, इनमें से जो भी आपको कम निकले वो ज़रूर खाएं। साथ ही साथ आप ये देखें कि ऐसे लोगों को बायोटिन की भी कमी ईजिली होती है, B9, B6 इनका प्रॉब्लम भी होता है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और स्पेशली जिन लोगों को नाक पे ऑयल आता है या फिर स्कैल्प से ऑयल आता है और क्रस्ट भी आता है, ऐसे लोगों को थियामाइन की काफ़ी कमी होती है, जो कि विटामिन B1 होता है। अगेन वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B और C दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी आप अगर इनका सप्लीमेंट लेंगे तो बॉडी में थोड़ी देर रहेंगे। जितना आपका डाइजेशन इसे ले पाएगा यूज़ करेंगे, बाकी इसे तुरंत निकाल देंगे। इसीलिए आपको इनका रेगुलर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा वेल बैलेंस हो पाए। इससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प होगा। दिन में कफ वालों को बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपको ईजिली बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है, आप शहद खाएं। चावल नहीं खाना चाहिए, चावल क्योंकि आपकी बॉडी में कफ बढ़ाता है। वो सभी आइटम जिन्हें खा के भारीपन या नींद आती है, वो सब बॉडी में कफ बढ़ाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में रात के टाइम पे कफ चावल खाने के लिए जनरली मना किया जाता है फैमिलीज़ में, क्योंकि रात में आपका डाइजेशन ठंडा होता है, कफ इजीली बढ़ता है, आपको जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साउथ इंडिया में इसीलिए चावल ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको बॉडी को पित्त से प्रोटेक्ट करना होता है, इसीलिए वहाँ पे चावल ज़्यादा खाया जाता है, ताकि हर मील में थोड़ा सा कफ जाएगा तो आपकी बॉडी में एसिडिटी होने के चांसेस कम रहेंगे। आप अगर कितना भी स्पाइसी सांभर या रसम खा रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा कफ बॉडी टाइप वालों को सुबह कपालभाति ज़रूर करना चाहिए। कपालभाति कफनाशक होता है। अगर आपको मॉर्निंग में आलस रहता है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, आप सुबह 30-30 के अगर आप 2 सेट भी कपालभाति करते हैं, आप देखेंगे विदिन 2 मिनट्स आप देखेंगे कि आपका आलस बॉडी से जा रहा है। अगर आप डेली कपालभाति जितना ज़्यादा करेंगे, कफ उतना ज़्यादा शमन होता है। और इसके साथ साथ आपको मीठा और या फिर फैट्स खाने की आपकी क्रेविंग भी कम होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, जिसका जैसा बॉडी टाइप होता है उसको उस चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो अगर आप गुड़ रेगुलर खाएंगे, शहद लेंगे, साथ में अगर आप कपालभाति डेली करेंगे विद अदर योगा आसन्स ऑल्सो, बट स्पेशली कपालभाति, तो आप देखेंगे कि आपका मीठा खाने की या बाहर का खाने की क्रेविंग कम होती जा रही है और आपका जो वेट बढ़ रहा है ये उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करेगा। आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा वेट लॉस जर्नी में। अगर आप डेली से एक्सरसाइज को अगर आप इनकलकेट कर रहे हैं कि आप ये सारे मेजर्स लेते जाएं और साथ में अगर आप अपना एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प होगा। कई लोग वेट लॉस में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। अगर आपका बॉडी टाइप कफ वात है, यानी कफ ज़्यादा है पर वात कम है, और आपको मोटापा है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए काम नहीं आएगी, क्योंकि आप जब फास्टिंग करेंगे तो खाली पेट आपको गैस बनेगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप कुछ ज़रूर खाएं। फास्टिंग हर किसी के लिए नहीं होती। फास्टिंग जनरली पित्त वालों के लिए होती है। अगर वात का इशू है बॉडी में तो फास्टिंग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप एक्सरसाइज करें, आप कैलोरी डेफिसिट में रहें, ये मेजर्स लें। धूप, आप बाहर धूप में सुबह 15 मिनट सनलाइट ज़रूर लें। इसके साथ साथ अगर बॉडी में पित्त लो है तो तांबे में रखा पानी आपको बहुत हेल्प करता है। या फिर तांबे में पानी रख के उसमें अगर आप एक सोने का टुकड़ा छोटा सा डाल देंगे, वो आप पिएंगे तो बॉडी में पित्त बढ़ाता है। इसी तरीके से अगर किसी को हाई पित्त है तो वो चांदी का रखा हुआ पानी पिए। इसीलिए सर्दी के मौसम में आयुर्वेद में कहा गया है कि आप तांबे का रखा पानी या सोने का रखा हुआ पानी पिएं, क्योंकि सर्दी में कफ बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो पित्त बढ़ाएगा। गर्मी में मिट्टी के बर्तन का पानी बोला जाता है, क्योंकि वो आपके सिस्टम को ठंडा रखता है। इस तरीके से ये डिफरेंट रेमेडीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं। बट अगर आपका पित्त जनरली लो है तो आप तांबे का पानी पी सकते हैं, या जिस भी समय स्पेशली सर्दी के सीज़न में या बारिश के सीज़न में आप पी सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा।
और अगर आपको अल्सर का प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा इन चीज़ों का प्रॉब्लम है हाई पित्त का, तो आप डेफिनेटली चांदी का रखा हुआ पानी वो आप पीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इसके बाद हर बॉडी में 3 में से कोई 2 दोष हमेशा डोमिनेंट आपको मिलेंगे। इसमें आपको 3 कैटेगरी अगेन बनती हैं, या तो पित्त कफ मिलेगा, पित्त वात मिलेगा, या वात कफ मिलेगा। अगेन पित्त कफ में हो सकता है कफ ज़्यादा हो, पित्त कम हो और वात सबसे कम हो, क्योंकि हर बॉडी में तीनों रहेंगे और तीनों आपको चाहिए फॉर सर्वाइवल, बट कोई 2 ज़्यादा डोमिनेंट होंगे। तो जिस भी बॉडी में पित्त ज़्यादा डोमिनेंट है वहाँ पे मैनेजमेंट इज़ ईजी। अगर पित्त कफ है तो आप देखेंगे कि ये तीखा खाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं और मीठा खाना भी पसंद करते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं ये। बट जो आप ज़्यादा जिसकी तरफ आपकी इंक्लिनेशन है, आपका बॉडी टाइप वो ज़्यादा है। अगर पित्त कफ है, अगर आप नींद आपको ईजिली आती है, डाइजेशन आपका ठीक ठाक है, आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यानी कफ ज़्यादा डोमिनेंट है, पित्त थोड़ा सा कमज़ोर है। तो आप अगेन आपको शहद ज़्यादा खाना है, आपको थोड़ी सी पित्तवर्धक चीज़ें खानी है, गुड़ खाना है। अगर पित्त वात है तो अगर वात ज़्यादा डोमिनेंट है तो ठीक है, सॉरी अगर पित्त ज़्यादा है तो ठीक है, बट अगर वात ज़्यादा है तो आपको इसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। थ्रू योगा, थ्रू आप अजवाइन खाएंगे उससे मैनेज होगा। और आपको छोला, राजमा, दही, इन चीज़ों का सेवन कम करना है। बैगन, अरवी, सीताफल, ये सारी चीज़ें वातवर्धक होती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी भी होती हैं नेचर में, तो ये कफ भी बढ़ाती हैं, बट मोस्टली वात ज़्यादा बढ़ाती हैं। तभी आप देखेंगे कि अगर आप अरवी या बैगन खाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे बॉडी में थोड़ा सा पेन महसूस होगा। इसके साथ जैसे आइसक्रीम है, ये एक वात कफ का आइटम है, क्योंकि मीठा है तो कफ तो बढ़ाता ही है, बट वात भी बढ़ाता है। ठंडा है नेचर में, बॉडी में पेन बढ़ाता है। और कई बार जब सूखा जुकाम होता है तो वो वात कफ की निशानी है कि कफ हुआ है इसीलिए आपको जुकाम हो गया है, बट क्योंकि वात ने उसे सुखा दिया है आपके लंग्स में, क्योंकि वात ड्राई करता है चीज़ें, तो वो स्टबन हो जाता है, निकलता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर वात एक्स्ट्रा है बॉडी में तो आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जो लास्ट टाइप और सबसे स्टबन टाइप आता है बॉडी में वो है वात और कफ। इसमें भी अगर कफ ज़्यादा है तो ये एक बारी मैनेजेबल है, बट अगर वात ज़्यादा है तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपकी बॉडी मेडिसिन भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर वात बहुत एक्सट्रीम नेचर में है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये थोड़े से रेयर केसेस होते हैं, बट वात बहुत ज़्यादा हो जाती है, कफ भी कम है, और क्योंकि वात इतनी एक्स्ट्रा है तो पित्त अपने आप लो हो जाएगा। तो इन्हें कुछ भी नहीं पचता है, इन्हें मोस्टली चीज़ों से एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा वरीसम होते हैं, रात में नींद भी नहीं आती है, बॉडी में पेन हमेशा रहेगा। और क्योंकि वात का काम है सुखाना, तो ये बॉडी में आपके फ्लूइड्स भी सुखाने लगता है। तो कई बार आप देखेंगे लोगों को जॉइंट्स में ग्रीस ख़त्म होने लगती है, या फिर आँखों में जलन होती है, गले में ड्राइनेस सी होती है। तो ये वात जब कफ को इफ़ेक्ट करने लगती है ये तब होता है, और वात जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्टिफनेस होने लगती है। तो ये एक थोड़ा सा बॉडी टाइप है जो कि मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और ऐसे केस में अगेन अजवाइन का सेवन, योगा बेस्ट है। कैटरैक्ट एक वात कफ की बीमारी है, मोस्टली वात की बीमारी है, इसीलिए वात को आपको मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अगर कफ और पित्त का प्रॉब्लम है तो वो मैनेजेबल है अनटिल एंड अनलेस। इसीलिए आपको सबसे पहले बॉडी में गैस को ट्रीट करना है, कोई भी डिजीज़ हो। फर्स्ट आपका टारगेट, अगर आप अपनी बॉडी में ये पा रहे हैं कि आपको गैस होती है, तो आपको सबसे पहले गैस का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद आपको कफ लो करना है, अपने आप पित्त स्पाइक होने लगेगा। और अगर आपका पित्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है तो आप कफ की तरफ ऑप्ट करें, छोला, राजमा इनकी तरफ कम ऑप्ट करें, क्योंकि यंग एज में आप इसे पचा लेंगे, बट ओल्ड एज में आपको वात वाला आइटम है, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आपको फिर धीमे धीमे गैस का प्रॉब्लम देने लगेगी। क्योंकि जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब तक मजबूत होता है तब तक वो नहीं समझ आता, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है सिस्टम आपका स्लो होता है, वो गैस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगता है और आपको पेन दिखने लगता है। तो एंड सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया आपको क्या लेने हैं। इसके अलावा सर्दी में हमेशा आप देखेंगे विंटर के टाइम पे सोने का ज़्यादा मन करता है, स्पेशली दिसंबर, जनवरी। तो ये कफ की साइकिल, इस टाइम पे कफ नेचुरली आपके इन्वायरमेंट में हाई होता है। गर्मियों में पित्त हाई होता है, बारिश के सीज़न में जैसे कि मैंने बताया वात हाई होता है, जो कि जब भी सीज़न चेंज होता है उस टाइम पे वात हाई होता है बॉडी में। और
आपकी बॉडी नेचर को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए ज्योतिष में सूर्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो ना क्रॉप्स होंगे, ना आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी। आपकी बॉडी सारी वाइटल हीट सन से ही लेती है, इसीलिए सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ज्योतिष में। नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई चार्ट के थ्रू कि किसका क्या बॉडी टाइप है। इसके लिए डिफरेंट रेमेडीज़ क्या हैं, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ क्या है, मंत्र क्या दे सकते हैं, एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि वात पित्त कफ भी आपके 5 एलिमेंट के इंटरेक्शन से ही बनते हैं, अगर आप आयुर्वेद में और डिटेल में पढ़ें। और इसको किस तरीके से बैलेंस करें, आप एक हेल्थियर लिविंग कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।